इस चर्चा में स्वागत है। आज हम अतीत के पन्नों को पलट रहे हैं और बात कर रहे हैं एक बेहद रोचक प्राचीन सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता। नमस्कार। हाँ, इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं और ये वाकई एक ऐसी सभ्यता है जो हमें आज भी मतलब सोचने पर मजबूर कर देती है। हमारे पास एक स्रोत है, हड़प्पा सभ्यता, एक प्राचीन भारतीय गौरव। हम इसी के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि इस प्राचीन शहरी सभ्यता की कुछ खास बातें क्या थीं, इसका महत्व क्या था। बिल्कुल। ये दुनिया के उन शुरुआती और काफी विकसित शहरी समाजों में से एक की कहानी है। हजारों साल पहले की बात है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। तो समय की बात करें पहले। ये सभ्यता मतलब मोटे तौर पर कब अपने चरम पर थी? हाँ, देखिए, इसका जो समय माना जाता है वो लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच का है। ये इसका विकसित दौर था। और इसकी खोज वो भी काफी बाद में हुई है ना? हाँ, काफी बाद में। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा में खुदाई शुरू की और फिर अगले ही साल 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो में। अच्छा, और ये फैली कहाँ-कहाँ थी? मतलब इसका विस्तार कितना था? ये कोई छोटी मोटी जगह नहीं थी। इसका फैलाव देखें तो आज के पाकिस्तान से लेकर अपने उत्तर पश्चिम भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, काफी बड़ा इलाका था। और शहर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तो हम जानते हैं। हाँ, ये तो सबसे बड़े और मशहूर है, पर इनके अलावा भी लोथल, कालीबंगन, धौलावीरा, राखीगढ़ी कई महत्वपूर्ण शहर थे। इन शहरों की जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो शायद उनकी प्लानिंग थी, नगर योजना। बिल्कुल। आप सोचिए, उस जमाने में सीधी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई, जैसे आजकल ग्रिड सिस्टम होता है। कमाल है। और घर भी वो कच्ची ईंटों के नहीं थे। नहीं नहीं, पक्की ईंटों के बने होते थे। और मजे की बात ये कि ईंटों का आकार भी काफी हद तक एक जैसा स्टैंडर्डाइज्ड था। अच्छा, ये तो किसी केंद्रीय व्यवस्था की तरफ इशारा करता है। हाँ, बिल्कुल। या फिर किसी संगठित उत्पादन प्रणाली की ओर। और घरों के अंदर देखिए, कुएं थे, स्नान घर थे और नालियां, वो भी ढकी हुई। बहुत बढ़िया व्यवस्था थी। वो मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार का जिक्र आता है अक्सर। हाँ, वो तो सार्वजनिक इंजीनियरिंग का एक अद्भुत उदाहरण है। उसके फर्श को वाटरप्रूफ बनाने के लिए बिटुमिन यानी प्राकृतिक डामर का इस्तेमाल हुआ था। सोचिए जरा। ये व्यवस्था तो प्रभावशाली है, पर क्या ये सब घरों में एक जैसी थी? मतलब सामाजिक स्तर का कुछ फर्क दिखता था घरों में? हाँ, कुछ संकेत तो मिलते हैं। शहरों में अलग अलग साइज के घर मिले हैं। कुछ बड़े हैं, शायद उनमें सुविधाएं भी ज्यादा रही हों, तो सामाजिक स्तर में अंतर तो रहा होगा। लेकिन जो बुनियादी ढांचा था, जैसे सड़कें, नालियां, वो काफी व्यवस्थित लगता है पूरे शहर में। समझ गया। अच्छा, ये तो हुई नगर योजना। अब आते हैं उनकी कला और व्यापार पर। क्राफ्ट्समैनशिप कैसी थी? बहुत कुशल कारीगर थे, मनके बनाने में माहिर थे, तरह तरह के मिट्टी के बर्तन भी बहुत सुंदर बनाते थे और धातु का काम भी। तांबे और कांसे की मूर्तियां मिली हैं। वो कांसे की नर्तकी की मूर्ति? हाँ, वही बहुत मशहूर है वो। और उनकी मोहरें, वो तो एक अलग ही कहानी है। मोहरे? हाँ, उनमें क्या खास है? उनमें जानवरों की आकृतियां बनी हैं, कुछ शायद पौराणिक पात्रों की, और सबसे महत्वपूर्ण, उन पर एक लिपि खुदी हुई है। हाँ, वो लिपि जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी पहेली है। ये लिपि इतनी छोटी है, मतलब उसमें चिन्ह कम है और कोई द्विभाषी लेख भी नहीं मिला है जिससे मदद मिलती, इसलिए इसे समझना मुश्किल हो रहा है। और व्यापार? क्या ये लोग सिर्फ आपस में ही लेन देन करते थे या बाहर भी? नहीं नहीं, बाहर भी। मेसोपोटामिया, जो आज का इराक है, वहां तक इनके व्यापारिक संबंध थे। इसके पक्के सबूत मिले हैं। कैसे सबूत? मेसोपोटामिया की खुदाई में हड़प्पा में बनी मुहरें मिली हैं, मनके मिले हैं। और गुजरात में जो लोथल शहर था, वो शायद एक बड़ा बंदरगाह रहा होगा। अच्छा, समुद्री व्यापार। हाँ, समुद्री रास्ते से व्यापार होता था। वे शायद तांबा, गोमेद जैसे कीमती पत्थर, लाजवर्द, सीप, लकड़ी, इन चीजों का व्यापार करते होंगे। ये तो काफी विकसित नेटवर्क था। अच्छा, अब थोड़ा उनके रोजमर्रा के जीवन और विश्वासों पर बात करें। खाते पीते क्या थे, मानते क्या थे? देखिए, खेती तो मुख्य आधार थी ही। गेहूं, जौ, कपास, बाजरा, तिल, ये सब उगाते थे। पशुपालन भी करते थे। गाय, बैल, भेड़, बकरी, सुअर, हाथी के भी प्रमाण मिले हैं। और धर्म, पूजा पाठ? इसके बारे में हमें सीधे तौर पर लिखी हुई जानकारी तो है नहीं, क्योंकि लिपि पढ़ी नहीं गई है। तो हमें मुहरों, मूर्तियों और बाकी चीजों से अंदाजा लगाना पड़ता है।
ऐसा लगता है कि वो प्रकृति की शक्तियों की पूजा करते थे। एक बहुत मशहूर मोहर है जिस पर एक योगी जैसी मुद्रा में बैठे देवता हैं जिनके चारों ओर पशु हैं। कुछ लोग उन्हें पशुपति या शिव का शुरुआती रूप मानते हैं। अच्छा। फिर मातृ देवी की टेराकोटा मूर्तियां बहुत मिली हैं। शायद देवी की पूजा महत्वपूर्ण थी और पेड़ों की पूजा के भी संकेत हैं, जैसे पीपल का पेड़। और मरने के बाद शवों का क्या करते थे? ज्यादातर मामलों में शवों को दफनाते थे। कब्रों में मिट्टी के बर्तन, औजार और कभी-कभी गहने भी साथ में रखते थे। तो शायद मृत्यु के बाद किसी तरह के जीवन में विश्वास रहा हो। हाँ, ऐसा संभव है। ये चीजें शायद अगले जीवन की यात्रा के लिए रखी जाती हों। लेकिन फिर इतनी उन्नत सभ्यता, इतनी व्यवस्थित, इसका अंत कैसे हो गया? लगभग 1900 ईसा पूर्व के बाद ये शहर खाली क्यों होने लगे? ये एक बड़ा सवाल है और इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है। कई थ्योरीज हैं। जैसे? एक तो ये कि शायद नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया हो, सिंधु या उसकी सहायक नदियां, तो पानी की कमी हो गई, या फिर विनाशकारी बाढ़ आ गई। जलवायु परिवर्तन भी एक बड़ा कारण माना जाता है। जलवायु परिवर्तन मतलब सूखा? हाँ, शायद मॉनसून कमजोर पड़ गया हो, लंबे समय तक सूखा पड़ा हो, इससे खेती बर्बाद हो गई होगी। कुछ विद्वान बाहरी आक्रमण की बात भी करते हैं, पर इसके पुख्ता सबूत कम है। या फिर हो सकता है कि उन्होंने अपने संसाधनों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर लिया हो। तो मतलब कई चीजें एक साथ हुई होंगी। हाँ, ज्यादा संभावना यही है कि कोई एक कारण नहीं, बल्कि इन कई वजहों का मिला जुला असर रहा हो, जिससे ये सभ्यता धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ गई। ये एक धीमी प्रक्रिया थी, कोई अचानक आई तबाही नहीं थी शायद। हाँ, ऐसा ही लगता है। शहर धीरे धीरे उजड़ते गए, लोग शायद छोटे गांव की तरफ या दूसरे इलाकों में चले गए, नगरीय जीवन खत्म सा हो गया। तो कुल मिलाकर अगर हम सार निकालें तो हड़प्पा सभ्यता प्राचीन भारत की एक जबरदस्त, मतलब उच्च विकसित, संगठित और सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध शहरी सभ्यता थी। उनकी टाउन प्लानिंग, उनकी कला, उनका व्यापार आज भी हैरत में डालता है। निश्चित रूप से ये हमें याद दिलाता है कि भारत में जटिल शहरी समाज और तकनीकी कौशल का इतिहास कितना पुराना है, हजारों साल पुराना। और एक बात और, उनकी मानकीकरण की प्रवृत्ति, चाहे वो ईंटों का साइज हो, वजन के बाट हों या मोहरें, ये सब एक बहुत ही सुव्यवस्थित समाज की तरफ इशारा करता है। बिल्कुल। और चलिए अंत में एक सवाल के साथ छोड़ते हैं सोचने के लिए। वो जो रहस्यमय लिपि है जिसे हम अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, सोचिए अगर वो कभी पढ़ ली गई तो उसमें ऐसा क्या कुछ लिखा हो सकता है हड़प्पा वासियों के विचार, उनका ज्ञान, उनके समाज के बारे में, जो इस प्राचीन दुनिया के बारे में हमारी आज की समझ को पूरी तरह से बदल कर रख दे। क्या पता।